हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो देखा है। हमने मौर्य साम्राज्य का जो पहला वीडियो बताया था बच्चों, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बिंबिसार, उनके जो पुत्र बिंबिसार थे बच्चों, बिंदुसार, उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने अशोक के बारे में पढ़ा, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व प्रशासनिक महत्व बच्चों। ठीक है, तो हम देखेंगे किस प्रकार से मौर्य काल के अंदर आर्थिक महत्व उजागर होता है और किस प्रकार से प्रशासनिक महत्व का यहाँ पे एक वर्णन मिलता है बच्चों। तो सबसे पहले अगर आप देखना चाहेंगे तो जो आर्थिक महत्व है वो सबसे पहले लोहे की खोज, याद रखिएगा, क्योंकि गंगा घाटी के अंदर जो है बच्चों लोहा उत्कृष्ट प्रकार का मिलता था, और इन्हीं लोहे के कारण इनकी पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी सुचारू ढंग से कार्य करती है। अब मैं आपको जो प्रशासनिक और आर्थिक इकाइयों के बारे में जो आपको बताऊंगा, ये मुख्यतः जो है 2 किताबों पे ये सारी जानकारियां इकट्ठा की गई हैं इतिहासकारों के द्वारा। ये 2 किताब हैं, कौटिल्य की एक अर्थशास्त्र है बच्चों, और दूसरी है मेगास्थनीज की पुस्तक, आप कह सकते हैं इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है, उससे भी हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य के जो मौर्य साम्राज्य की जो आर्थिक इकाइयां थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से आज का ये पूरा का पूरा वीडियो बच्चों। तो अगर आप देखेंगे कि सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपको लिखा है, आर्थिक रूप से अगर संपन्नता अगर आती है तो वो लोहे के कारण आती है बच्चों, क्योंकि लोहे की खोज के कारण आप जान सकते हैं। अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो गंगा घाटी में जो है बच्चों बहुत सारी नदियां भी हैं, जिनके कारण यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे और जंगल हुआ करता था बच्चों। ठीक है, और जंगल होने के कारण कृषि व्यवस्था उतनी सुचारू ढंग से नहीं हो पाती थी, क्योंकि लोहे के खोज से पहले जो भी धातुएं हमें प्राप्त थी वो इतनी कठोर नहीं थी कि वो बड़े बड़े पेड़ों को काट सके। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता के साल में पढ़े बच्चों की, वहाँ पे तांबे कांसे की जो भी चीज़ें थी और जो भी धातु थे उनकी खोज हो चुकी थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है, और उत्तर वैदिक काल के बाद बच्चों जब लोहे की खोज होती है, तो बहुत सारे सांस्कृतिक या कह सकते हैं धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक इकाइयों में बदलाव आता है, और लोहा जो है उत्कृष्ट प्रकार का जो है वो गंगा घाटी में ही मिलता है, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य जो है वो अपने उत्कृष्टता या कह सकते हैं कि अपने चरम पे था बच्चों। ठीक है ना। अब होता क्या, जैसे ही लोहे की खोज होती है और लोहे की खोज के कारण जंगलों को साफ किया गया, जंगलों को साफ करके वो जो भूमि थी वो कृषि के लायक बनाई गई। और जब कृषि के लायक बनाई गई बच्चों, तो आप यहाँ भी कह सकते हैं कि जो उस समय की जो सामाजिक इकाइयाँ थी, जो समाज में एक कह सकते हैं कि बेरोजगारी फैल रहा था बच्चों, उनको जो है कृषि में एंटर कराया गया, और उनको कृषि खेतों के माध्यम से, कृषि के माध्यम से राजा का भी राजस्व जो था वो भी प्राप्त हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं कि एक लोहे की खोज ने पूरे मौर्य प्रशासन के ऊपर आर्थिक रूप से कितने प्रभाव डाले, क्योंकि लोहा का खोज हुआ, और वहां पे बच्चों कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी, और राजा का कह सकते हैं जितनी भी सेना का खर्च है इन्हीं राजस्व से आता था बच्चों। ठीक है, कृषि के जो भी उपज देते थे ये लोग, उस उपज से क्या होता था कि पूरा का पूरा प्रशासन चलता था। अगर हम आगे बात करें तो अर्थशास्त्र के अनुसार, मैंने अभी आपको कहा कि हम यहाँ पे 2 किताबों को मुख्यतः लेके चलेंगे, एक है इंडिका और एक है बच्चों अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अनुसार 27 अधीक्षकों द्वारा आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता था बच्चों। 27 जो अधीक्षक हैं वो अलग अलग विभाग में नियुक्त किए जाते थे। जैसे कि मान लीजिए कोई कृषि व्यवस्था को देखता था, कोई व्यापार व्यवस्था को देखता था, कोई वाणिज्य व्यवस्था को देखता था, कोई माप तौल की व्यवस्था को देखता था। तो बहुत सारी जो भी इकाइयां थी उनको देखने के लिए लगभग जो है 27 अधीक्षकों का नियुक्ति किया गया था मौर्य प्रशासन के अंदर। ये जानकारी मिलती है बच्चों हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा, याद रखिएगा। अब आगे चलेंगे तो इस खेती अब देखिए, केवल और केवल खेती जो है जंगलों को काट दिया गया, जमीन उपलब्ध करा दिया गया, क्या उससे खेती हो जाता है? क्या नहीं। उसके लिए जरूरी होता है बच्चों की संसाधन उपलब्ध कराया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे दुरुस्त किया जाए बच्चों। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया गया कि मौर्य प्रशासन की तरफ से सिंचाई तथा जलापूर्ति की व्यवस्था की गई, कि किसान जो है अपने खेतों को अच्छी तरह से सींच सके। उसके लिए जो है प्रभावी रूप से जल वहाँ पे होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आर्थिक रूप से संपन्नता के लिए यहाँ पे सिंचाई व जलापूर्ति की व्यवस्था करते हैं। और आप देखेंगे कि वहाँ पे गंगा घाटी में बहुत सारे लोग गोल कुएं का यूज करना भी सीख गए थे बच्चों।
ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो मेगास्थनीज के द्वारा, जरा ध्यान समझिएगा, मैंने अभी बोला था आपसे कि 2 किताबों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, मेगास्थनीज की इंडिका। तो इंडिका में मेगास्थनीज ने लिखा था, मेगास्थनीज के द्वारा सड़कों की भी व्यवस्था यहाँ पे अच्छी थी। आप देखेंगे कि जो हमारी राजधानी वहाँ पे हुआ करती थी पाटलिपुत्र में, मगध साम्राज्य की, वहाँ से बहुत सारी जो सड़कें हैं वो अन्य राज्यों में जाती थी, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका पाटलिपुत्र से कुछ सड़कें जो है उत्तर पश्चिम में भी जाती थी बच्चों, जहाँ से हमारा व्यापार सुचारू रूप से हो जाता था। और ये जो व्यापार है इन सड़कों के माध्यम से, हम घोड़ों के माध्यम से ये सारा का सारा व्यापार कर पाते थे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सड़क भी होने का यहाँ पे क्या मिलता है, देखिए हो सकता है कि आज की तरह की सड़क ना हो वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर आज भी देखेंगे तो आज से 10 साल पहले हमारे जो गांव की सड़कें हुआ करती थी वो खड़िंजा होता था, है ना बच्चों। बरसात के दिन में आप देखते थे खड़िंजे में से घास निकल के आ जाती थी, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा बदलाव किया उसमें। अब खड़ंजा से जो है धीरे धीरे हमारी जो सड़कें हो गई हैं वो सीमेंटेड हो गई हैं। जो गांव की सड़कें हैं, मुख्य सड़कें की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव की सड़कें क्या हो चुकी है, अब सीमेंटेड हो गई हैं। तो हो सकता है कि उस काल के अंदर भी जो सड़कें हुआ करती हो वो मिट्टी की ही बनी हो, लेकिन वहां से जो संचार व्यवस्था है, कह सकते जो परिवहन तंत्र है, वो आसानी से वहां पे आ जा सकते थे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें जो है मेगास्थनीज की पुस्तक से हमको ये मिलता है इंडिकास के द्वारा कि सड़कों का भी जो जाल था उस समय अच्छी खासा था, जिससे कि व्यापार आसानी से हो सकता था बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब वो जो राजमार्ग थे बच्चों, ठीक है, जो सड़क थे, जो राजमार्ग थे, उन राजमार्गों के किनारे बस्तियां बसाई गई, ठीक है, उन राजमार्ग के किनारे बस्तियां बसाई गई। और बस्तियों के कारण जो है, कह सकते हैं कि बस्तियों के कारण वह रकाबदार घोड़े, ठीक है, परिवहन के लिए रकाबदार घोड़े जो थे बच्चों, उनका यूज किया जाता था। और इससे भी कह सकते हैं आपकी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं यहाँ पे मदद मिला बच्चों, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो जरूरी चीज है उन जरूरी चीजों में परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है। सेवा क्षेत्र, आज भी आप देखेंगे भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो दोनों और अन्य क्षेत्रों से काफी ज्यादा आगे है बच्चों, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा भारत का जो सबसे ज्यादा इनकम होता है वो सेवा क्षेत्र से ही होता है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपका क्या है, परिवहन हो गया। अब वास्तव में फिर से अगर अर्थशास्त्र पे जाएं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कर किसानों, कारीगरों व व्यापारियों से लिया जाता था, क्योंकि उस समय कोई औद्योगिक इकाइयां नहीं थी बच्चों। जो कि देखिए अब जो बिहार का एरिया पड़ता है आज का, आप देखेंगे उस समय झारखंड और छत्तीसगढ़ लगभग बिहार के एरिया में यानी मगध साम्राज्य के अंदर ही आते थे। और आज भी झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर एक उत्कृष्ट प्रकार का इस्पात या लोहा कह सकते हैं पाया जाता है बच्चों। तो जाहिर सी बात है ये चीजें जो है मगध काल से ही चली आ रही हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि उस समय कोई भी औद्योगिक इकाइयां नहीं थी, उस समय उतनी इंजीनियरिंग कह सकते हैं कि विकसित नहीं था, जिसके कारण से राजा जो है पूरी तरह से आश्रित रहते थे किस पे, तो कह सकते हैं किसानों पे, कारीगरों पे और व्यापारियों पे। व्यापार जो थे, जो व्यापारी व्यापार करते थे उनका जो कर लिया जाता था, या आप ये भी कह सकते हैं कि किसान के द्वारा खेती जो की जाती थी उनसे जो राजस्व लिया जाता था, और कारीगरों के द्वारा जो राजस्व लिया जाता था उससे ही क्या होता था, पूरा मगध साम्राज्य की जो है प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाती थी बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि संचयन और संग्रहण से ज्यादा निर्धारण को महत्व दिया जाता था मौर्य काल के अंदर। ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संचयन और संग्रहण से ज्यादा जो है बच्चों निर्धारण को, कर कितना निर्धारित करना है। जैसे कि अभी जो बजट पास होता है हमारे भारत के अंदर, उसमें ये दिखाया जाता है कारपोरेट टैक्स से कितना लेना है, अगर आयकर में कितना हमको बढ़ाना है, ये सारी जो चीजें हैं वो कैसी है, निर्धारण बच्चों, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप संचयन कितना करें, संग्रहण कितना करें, उससे ज्यादा बेटर क्या है, उससे ज्यादा महत्व आपको देना चाहिए कि उनका निर्धारण कैसे किया जाए, ठीक है बच्चों। तो आप इनको भी देख सकते हैं। अब आगे है, कर संग्रहण व निर्धारण के लिए अधिकारी जो है ना बच्चों, वो क्या कहलाते थे, समाहर्ता कहलाते थे। याद रखिएगा, समाहर्ता जो है वो संग्रहण और निर्धारण करने वाले अधिकारी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ वित्त सचिव होते हैं, ठीक है, सारा का सारा वित्त मामले देखने के लिए। तो उसी प्रकार से जो उस समय के संग्रहण या निर्धारण के जो अधिकारी थे उनको हम समाहर्ता कहता था बच्चों, ठीक है ना, समाहर्ता कहते थे। आगे देखेंगे, राजकोष व भंडारण के लिए जो अधिकारी होता है उसको हम सन्निधाता कहते थे। यानी कह सकते हैं कि जो भी राजकोष में जो भी धन आता है, या फिर कह सकते हैं जो भी भंडारण की व्यवस्था थी, उन सारे कार्यों को देखने के लिए जो अधिकारी नियुक्त होता था उसे हम
सन्निधाता कहते थे बच्चों। ठीक है, देखिए हम वीडियो जो है बच्चों छोटा छोटा बना के इसीलिए दे रहे हैं कि अलग अलग टॉपिक पे छोटा छोटा वीडियो बना के दे रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान रहेगा, देखने में ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा। वैसे भी मानना इतिहास बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको परीक्षा में कुछ अच्छा करना है तो आप देखिए नॉर्मल चीज़ें सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मगध साम्राज्य के बारे में नॉर्मल जो चीज़ें हैं ना वो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि जो कुछ डीप वाली जो चीज़ें हैं वो सारे लोग नहीं जानते हैं, और वही चीज़ आपका मेरिट बना सकता है बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ देखिए निर्धारण के लिए व्यवस्थित तंत्र मौर्य काल के समय ही प्रारंभ हुआ। देखिए जो आज हम कर निर्धारण की एक बात करते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व हम कर निर्धारण पे देते हैं, ये प्रथाओं की शुरुआत जो है मौर्य साम्राज्य के द्वारा ही चालू की गई थी। आप याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है ना, अब यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में भंडारण की व्यवस्था, राजा जो था वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों से ये सुनिश्चित कर चुका था कि देखो सारे गांवों के अंदर जो है, जो भी गांव है उनके अंदर बेटा आपको करना क्या है कि भंडारण की सुविधा उपलब्ध करानी है, ताकि जब भी कोई अकाल आएगी उस अकाल के समय किसानों का उपज नहीं होगा तो उस समय जो है आप पूरा का पूरा जो भंडारण है वो किसानों के लिए ही रहने वाला है। बात समझ में आ रही है। अब सोचिए कि उस समय की जो सामाजिक इकाइयों के बारे में जो राजा सोचता था वो कितना एक मतलब कह सकते हैं कि आज के डेट से उस समय की बात हो रही है, जैसे कि जो पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी, फिर भी राजा जो है निरंकुश नहीं हुआ करता था बच्चों। ठीक है, और जनता के बारे में इतना कुछ सोचता था, सोचना भी चाहिए क्योंकि पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ही किसानों और व्यापारियों कारीगरों से चलती थी, तो जाहिर सी बात है इनके लिए भी सरकार सोचती थी बच्चों उस समय। ठीक है, अब आगे चलेंगे। मोर व अर्धचंद्राकार पहाड़ी के प्रतीक का बना, याद रखिएगा इस वाले टॉपिक को, मोर व अर्धचंद्राकार पहाड़ी के प्रतीक का बना पंच चिन्हित चांदी का जो सिक्का है वो शाही मुद्रा कहलाती थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से शाही मुद्रा कौन सी है, तो पंच चिन्हित चांदी का सिक्का, या फिर ये भी कह सकता है कि उस पर किस प्रकार का प्रतीक था, तो मोर और अर्धचंद्राकार पहाड़ी का उस पर प्रतीक बना हुआ था बच्चों। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें थी कहीं ना कहीं आर्थिक इकाइयां थी बच्चों, और मौर्य प्रशासन के आर्थिक इकाइयों को ये दिखाती हैं बच्चों। ठीक है, अब हम देखेंगे अगले वाले रो में प्रशासनिक इकाइयां बच्चों। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की जो भी प्रशासन था किस प्रकार से कार्य करता था उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप देखेंगे बच्चों कि सत्ता का जो केंद्रीकरण था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंदर सत्ता का केंद्रीकरण था बच्चों। ठीक है, केंद्रीकरण का मतलब होता है कि पूरी की पूरी शक्तियां जो होती हैं एक जगह पे क्या होती हैं, स्थिर रहती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ अगर आप भारत में देखेंगे प्रधानमंत्री के पास कुछ शक्तियां हैं, बाकी उनकी सारी शक्तियां जो है किसी कोई शक्ति न्यायालय के पास दी गई है, कोई शक्ति जो है विधायिका के पास है, कोई शक्ति जो है राज्य सरकारों के पास है, कोई शक्ति जो है प्रशासनिक इकाइयों के पास है। तो आप कह सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा है हमारे यहाँ, केंद्रीकरण नहीं है। लेकिन वहां पे क्या था, मौर्य साम्राज्य के अंदर शक्तियों का या कह सकते सत्ता का केंद्रीकरण था बच्चों। वो केंद्रीकरण का केंद्र कौन था, राजा हुआ करता था। सारे निर्णय लेने का अधिकार केवल राजा को था बच्चों। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे आगे चलेंगे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बच्चों राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौटिल्य ने राज्य के बच्चों 7 अंग बताए हैं, और उन 7 अंगों में आप कह सकते हैं कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, ये 7 अंग आपको याद रखना है। कौटिल्य के द्वारा राज्य के 7 अंग थे, वो कौन थे, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। अब आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार, मतलब फिर देखिए यहाँ पे कौटिल्य की फिर से एक अर्थशास्त्र में जो है कुछ बताया गया बच्चों कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 विभाग हुआ करते थे बच्चों, 18 विभाग। और उन 18 विभागों में बच्चों जिसे क्या कहते थे, इन 18 जो विभाग हैं बच्चों, इन विभाग को क्या कहा था, तीर्थ कहा जाता था। जो 18 विभाग थे बच्चों, इन विभागों को ही क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। याद रखिएगा, इन विभागों को तीर्थ कहते थे हम लोग। अब जब आगे चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो तीर्थ है बच्चों, तीर्थों के अध्यक्ष महामात्र कहलाते थे। अब हमारे यहाँ ही देख लीजिए बहुत सारे विभाग हैं बच्चों, बहुत सारे विभाग हैं, वित्त आयोग है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे विभाग हैं हमारे यहाँ भारत के अंदर। तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के अंदर हमें जब कौटिल्य की अर्थशास्त्र की पुस्तक मिली और हमने उसका अध्ययन किया तो पता चला कि उसमें 18 विभाग हुआ करते थे, और इन 18 विभागों को ही क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे। और तीर्थ के जो अध्यक्ष, क्योंकि विभागों के अध्यक्ष भी होते हैं हमारे यहाँ, उसी प्रकार से उस समय जो विभागों के अध्यक्ष थे बच्चों वो महामात्र कहलाते थे। ठीक है, महामात्र कहलाते थे।
अब जरा समझिएगा, आगे कह रहा है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोप थी बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि हमारे यहाँ प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों, प्रधान होता है। स्थानीय निकाय सबसे छोटा होता है और प्रधान होता है बच्चों, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, तो उस समय क्या था, गोप थी बच्चों। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोप थी, जो कि 10 गांवों को संभालता था। हमारे यहाँ प्रधान से एक गांव नहीं संभालता, यहाँ पे 10 गांव संभाल रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए। अगर आगे देखेंगे बच्चों, तो नगर का जो प्रशासन है वो 30 सदस्यों की 30 सदस्यों की जो है ना, कह सकते हैं कि 30 सदस्य थे, जो कि पूरे के पूरे नगर प्रशासन को संभालते थे। लेकिन बच्चों ये 30 सदस्य जो हैं वो 6 समितियों में विभाजित थे, और एक समिति के अंदर 5-5 सदस्य हुआ करते थे बच्चों, ठीक है ना। इन 30 सदस्यों को 5-5 करके डिवाइड करके लगभग 6 समितियां बनाई गई थी 30 सदस्यों की, ठीक है। और यही क्या करते थे, पूरे नगर का प्रशासन देखते थे। जैसे कि हमारे यहाँ मंत्रिमंडल को आप देख लेंगे, तो अलग अलग मंत्रालय के पास बेटा क्या होता है कि बहुत सारी, या फिर संसद की समितियों को आप देख सकते हैं, संसद के अलग अलग कार्यों को करने के लिए वहाँ पे बहुत सारी समितियां हैं संसद के अंदर, जो कि क्योंकि संसद के पास जो इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी चीज़ों को देख पाए, इसलिए वो सारा जो कार्य है वो उन समितियों के द्वारा संसद करती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि नगर प्रशासन जो है वो 30 सदस्यों के द्वारा किया जाता था, जो कि 5-5 के सदस्य में 6 समितियों का निर्माण करते थे बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे 2 प्रकार के न्यायालय मौर्य काल के अंदर बच्चों, 2 प्रकार के न्यायालय थे, और उनको कहा क्या जाता था। पहले प्रकार के न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था बच्चों, ठीक है, कंटक शोधन कहते थे। दूसरे प्रकार का जो न्यायालय है उसे धर्म स्थीय कहते थे बच्चों, ठीक है। पहला जो कंटक शोधन है वो आज का फौजदारी, जो आज हम फौजदारी न्यायालय कहते हैं ना बच्चों, उसको उस समय कंटक शोधन कहा जाता था। जो आज के समय पे हम दीवानी न्यायालय कहते हैं उसे धर्म स्थीय कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इन चीजों को भी आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पे नगर न्यायाधीश महामात्र व जनपद न्यायाधीश राजयुग कहते थे। याद रखिएगा, जो नगर का न्यायाधीश था बच्चों उसे हम महामात्र कहते थे, वो जो जनपद का न्यायाधीश था उसे हम राजयुग कहा करते थे बच्चों, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो थी बच्चों गुप्तचर व्यवस्था। यहाँ पे मौर्य काल के अंदर जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो पूरे की पूरे बच्चों जो है मौर्य प्रशासन के लिए कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी थी। कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है इन सब का जो है पता लगाना इनके पास इनका काम था, और ये राजा से सीधे संपर्कित रहते थे बच्चों। और यहाँ पे जो गुप्तचर संस्था थी बच्चों वो 2 प्रकार की थी। गुप्तचर जो 2 प्रकार के थे, एक को संस्था कहते थे, एक संचार कहा जाता था। संस्था का मतलब ये होता है कि एक जगह स्थिर होकर के आप क्या कर सकते हैं, चीजों को पता लगाते हैं, तो वो चीजें हो गई क्या, संस्था, ठीक है। दूसरा जो गुप्तचर व्यवस्था थी संचार, ऐसे गुप्तचर जो घूम घूम करके पता लगाते थे, जैसे कि जो भी मौर्य प्रांत थे, मौर्य प्रांतों के यहाँ घूम करके जाते थे, तो गुप्तचर जो है उनको पहचाना नहीं जा सकता था। वो सेना में ही सम्मिलित होकर के, प्रशासनिक इकाइयों में ही सम्मिलित होकर के सारी चीजों का पता लगा करके और राजा से डायरेक्ट ये क्या करते थे, अपना बात राजा को रखते थे बच्चों, ठीक है। तो ये एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, बाकी घूम घूम करके ये अपना काम करते थे। अब याद रखिएगा, हिरण्यकर जो है अनाज के रूप में न होकर के नगद में लिया जाता था, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कि हिरण्यकर कैसा कर है, तो नगद में दिया जाने वाला कर है बच्चों, ठीक है ना, अनाज के रूप में नहीं दिया जाएगा। तो आप याद रखेंगे जो हिरण्यकर है अनाज के रूप में न होकर के नगद में लिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब है बच्चों यहाँ पे खेती में राजा को उपज का 1/6 दिया जाता था बच्चों, ठीक है। उपज का 1/6 भाग दिया जाता था निजी खेती के अंदर। याद रखिएगा, अगर निजी खेती है तो उसमें जो है राजा का जो अधिकार है वो 1/6 भाग पे है बच्चों, ठीक है ना, वो राजस्व के रूप में दिया जाता था। अब याद करें, राजकीय भूमि से होने वाली आय, यानी जो राजा के अधीन जो भूमि है उसे राजकीय भूमि कहते थे। राजकीय भूमि से होने वाली आय को बच्चों सीता कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा, सीता कहते थे बच्चों। अब यहाँ पे ब्याज को रूपिका कहा जाता था। आज जिसे हम ब्याज कहते हैं ना, उस समय उस ब्याज को बच्चों रूपिका कहा जाता था। याद रखिएगा, रूपिका, ब्याज जो है रूपिका कहलाती थी। और आगे देखेंगे कि दूरी मापने की जो इकाई है उसको 10 स्टेडिया कहा जाता था बच्चों। जो दूरी मापने की आज हमारे यहाँ बहुत सारी इकाइयाँ हैं, तो उस समय जो है 10 स्टेडिया कहा जाता था। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। तो चूंकि बच्चों हमने यहाँ पे मौर्य काल के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है, और मौर्य साम्राज्य का अंत होने का सबसे बड़ा कारण अगर आप कह सकते हैं, तो कोई बड़ा कारण ना होकर के बहुत सारे कारण हैं इसके अंदर, ठीक है बच्चों।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मौर्य प्रशासन के अंदर या मौर्य साम्राज्य के अंदर जो उत्कृष्ट प्रकार के लोहे या संसाधन हुआ करते थे वो अन्य राज्यों में भी पहुंचना स्टार्ट हो गए और वहां भी संपन्नता आती गई बच्चों, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो है मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। दूसरा कारण ये बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, अशोक ने जो धम्म की नीति अपना ली उससे जो है बहुत सारे शासक जो है या कह सकते हैं उसने सेना को भंग कर दिया था अशोक ने। तो सेना को भंग करने के कारण भी जो है यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का अंत जो है सुनिश्चित है। दूसरी चीज, ब्राह्मणों का विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि अशोक ने ब्राह्मणों को जो है ना बहुत सारा संरक्षण दिया था, अपने खुद के शिलालेख में लिखवाया था कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके कह सकते हैं कि जो भी उसने शिलालेख लिखवाए थे प्राकृत भाषा में थे, न कि संस्कृत में। कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का यहाँ भी एक नाराजगी था। दूसरी नाराजगी ब्राह्मणों का यहाँ पे था कि जो वर्ण व्यवस्था के अंदर चारों वर्णों को सजा के रूप में अलग अलग दिया जाता था बच्चों, ये अशोक के समय में उनको समान रूप से सजा दी जाती थी। अगर आपने कोई अपराध किया है, आप किसी भी वर्ण के हों, आपको सजा उतनी ही मिलने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रन देंगे, फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले वंश को लेकर के। जय हिंद।